नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा हम बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से शुरू से ही निवेदन है कि आप हमारे इस ब्लॉग को पूरा देखें। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये ब्लॉग भी उपराष्ट्रपति चुनाव परिणामों के ऊपर ही बनाया जा रहा है। जैसा कि आशा थी और कई अपने ब्लॉगों में हम आपको बता चुके थे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल ये प्रतीकात्मक लड़ाई है और संख्या बल का बहुमत एनडीए के पक्ष में है और वैसा ही चुनाव परिणाम उपराष्ट्रपति पद का आया। एनडीए के प्रत्याशी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जस्टिस रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में 15 वोट अवैध भी घोषित हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि देश की बड़े पंचायत के सांसदों को यानी कि अपने जनप्रतिनिधियों को मत डालने तक का शऊर नहीं है, लेकिन जिस तरह से गिने हुए वोटों में भी 15 मत अवैध हुए, उसने एक प्रकार से ये दिखाने का प्रयास किया कि क्या हमें देश की आज़ादी कुछ जल्दी तो नहीं मिल गई, क्योंकि जिस इतने संघर्षों और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग एवं बलिदान से, क्रांतिकारियों के शहादत से हमें ये आज़ादी मिली थी, हमें संविधान मिला था। लेकिन किस प्रकार से हम सत्ता या छोटे छोटे पदों के लिए संविधान का अनादर करते हैं और चुनाव जीतने को ही वास्तविक लोकतंत्र मानते हैं। वैसे लोकतंत्र में चुनाव जीतना, लड़ना और हारना ही मुख्य माना जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए नैतिक अनैतिक सभी तरह के काम किए जाना ये दर्शाता है कि आज सत्ता प्रमुख हो गई है और लोकतंत्र या संविधान का उससे कोई वास्ता नहीं रहे। एन कैन प्रकारण कैसे भी आप पद पर कब्जा करें, चाहे वो बहुत ही गलत हो या आपने भले ही संविधान की अवहेलना की हो, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो उसके आड़ में आपके सभी नैतिक और अनैतिक कार्य छिप जाते हैं। कल के चुनाव परिणाम मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार का चुनाव परिणाम आया और जैसे कि अपेक्षा थी। 437 के करीब वोट तो एनडीए को वैसे ही मिलना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से दबाववश कई राजनीतिक दलों ने चुनाव परिणाम से विरत रहे या उन्होंने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, वो दर्शाने को ये काफ़ी है कि सत्ताधारी दल को सत्ता का फायदा मिलता ही है, चाहे वो दल कोई भी रहा हो, चाहे वो यूपीए गठबंधन रहा हो, कांग्रेस पार्टी रही हो या अब एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने इसका फायदा उठाया ही है।
15 वोटों के अवैध घोषित होने का वास्तव में आश्चर्यजनक बात होना ही चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि जो कि पूरे देश के लिए नियम कायदा और कानून बनाते हैं, जब उनको अपने वोट डालने का ही जब शऊर नहीं है, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से ये एक संयोग है या वास्तव में लोकतंत्र का अपहरण करने के लिए कोई प्रयोग किया है। चुनाव आयोग भी इसको लेकर नंगा हुआ है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने मतदाता मतदेय स्थल की जो वीडियो फुटेज होते हैं उसको उन्होंने मांगा था, और चुनाव आयोग ने ये कहकर फुटेज देने से इनकार किया था कि वो मतदाताओं के, खासकर महिलाओं की निजता का मामला है, इसलिए उस फुटेज को नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक छोटे से उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जिसमें कि मात्र 700 से कुछ ज़्यादा ही मत पड़े, उसमें किस प्रकार से महिला सांसदों या अन्य लोगों की निजता का उल्लंघन किया गया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि चुनाव आयोग वास्तव में सत्ताधारी दल की कठपुतली बन चुका है। अब वो वास्तव में एक संवैधानिक संस्था नहीं रही, बल्कि वो सत्ताधारी दल का एक विंग, या यूं कह लीजिए कि एक सत्ताधारी दल के एक उपक्रम के रूप में काम कर रहा है। लोगों के वीडियो फुटेज को इसलिए जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे मतदाताओं की निजता प्रभावित होती है। आखिर क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी इस बात का जवाब देंगे कि छोटे से इस चुनाव में किस प्रकार से और कौन वो लोग थे जिन्होंने कि महिला सांसदों की वीडियो को वायरल किया। खैर, दिल्ली में एक पर्ची सरकार चल रही है जिसे कि आम आदमी पार्टी फुलेरा पंचायत का नाम देती है। फुलेरा पंचायत एक वास्तव में टीवी पर एक लोकप्रिय शो है जिसमें कि ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार फुलेरा ग्राम पंचायत की महिला प्रधान की जगह पर उनके पति ग्राम प्रधानी करते हैं। तो आप कहेंगे कि आखिर दिल्ली की भाजपा सरकार से इसका क्या संबंध है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता न सिर्फ अनौपचारिक बैठक की तो बात आप छोड़ दिए, यहाँ तक कि विभागीय बैठकों या कैबिनेट की बैठकों में भी जिस प्रकार सहभागिता करते हुए दिखते हैं, और इसकी आपत्ति आम आदमी पार्टी ने उठाई है, यहाँ तक कि उसे भी फुलेरा पंचायत का बात कही। हालांकि ग्राम पंचायतों में फुलेरा एक अपवाद नहीं है, बल्कि ये जहाँ भी महिला प्रधान हैं, महिला ब्लॉक प्रमुख हैं, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वहाँ उनके पति ही लगभग काम करते हैं। तो एक तरह से आप ये मान लीजिए
कि फुलेरा पंचायत जो है वो अभी भी इस दौर में भी अधिकांश उन जगहों पर लागू है जहाँ की महिला जनप्रतिनिधि बैठी हैं। अब विधानसभा या लोकसभा में तो मजबूरी हो जाती है, वैसे भी अधिकांश ये देखा गया है कि नीति निर्धारण महिला जनप्रतिनिधियों के पति ही करते हैं। आखिर किसको क्या लाभ देना है, क्या लाभ नहीं देना है, ये वही निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटे से चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से, जैसे कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बाड़ेबाजी की जाती है, जीते हुए जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनाव जीतने के लिए एक सुरक्षित स्थल पर रखा जाता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये दर्शा दिया, क्योंकि 10 सीनियर मंत्रियों के आवास पर इन शासनों की बाड़ेबंदी की गई थी। वहीं उन्हें नाश्ता सब मिला और इकट्ठे होके सीधे सदन में वोट डलवाया गया। ये बात मैं एनडीए के सांसदों के लिए कह रहा हूँ। निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता दलों का और कोई भी सांसद कहीं भी किसी को भी मतदान कर सकता। अगर जरा भी इसमें हेर फेर होता या विपक्ष का उपराष्ट्रपति जीत जाता तो निश्चित तौर पर सरकार की स्थायित्व पर चिन्ह लगती। और इसी सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार के एनडीए सांसदों की बाड़ेबंदी हुई, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अभी भी हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है वो सिर्फ कहने को है। अभी भी साधन संपन्न लोग इसी प्रकार संविधान और लोकतंत्र का अनादर करते रहते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।